नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मेरे पीछे आप हावड़ा देख रहे हैं, हावड़ा ब्रिज, जहां से हजारों की तादाद में लोग हर रोज कोलकाता से हावड़ा की ओर आते हैं और हावड़ा से कोलकाता की ओर जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी है, वैसे वैसे अलग अलग रंग लेना भी इस राजनीति ने शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, आधे चरण का मतदान हो चुका है, आधे चरण का बाकी है। 17 तारीख और उसके बाद 22 तारीख, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चारों चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर एक नई लकीर हर बदलते दिन के साथ यहां पर खींचती हुई चली जा रही है। पूरे के पूरे मामले ने अब एक और कूच बिहार का रुख कर लिया है। कूच बिहार में मतदान भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा। वहीं कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर जो आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, इन सब के बीच एक धमकी भी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद इस बात के कयास लग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा कूच बिहार जैसी स्थिति बंगाल में पैदा हो जाए। यह रिपोर्ट देखिए। ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही माओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। বাংলাকে বাঁচান আগে বাংলা মাকে, বাংলাকে গুজরাট হতে দেবেন না। दीदी के माँ माटी मानुस की यही असलियत है। दिल्ली में कैसा डबल इंजन चल रहा है, क्या है? सब बेच दिया, देश को बेच दिया। बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। कोई बदजुबानी कर रहा है। শীতলকুচিতে 4 জনের বদলে 8 জনের মারা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী 4 জনকে মারলো, তার জন্য শোকজ করা উচিত কেন্দ্রীয় বাহিনী। कोई दुष्ट तो कोई सीधे धमकी पर उतर आया है। সবে শুরু হয়েছে, যারা ভেবেছে সেন্ট্রাল ফোর্স মানে বন্দুকটা দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছে, তারা বুঝেছে ওর গুলির গরম কিরকম। আর এটা সারা বাংলায় হবে। और ये सारी बार और तीखा प्रहार हो रहा है कूच बिहार की रक्त रंजित राजनीति को लेकर। वो कूच बिहार जहां चौथे चरण की वोटिंग के दौरान गोली चली, 4 लोगों की जान गई, और इस हिंसा के बाद कूच बिहार बंगाल की चुनावी राजनीति का केंद्र बन गया। कूच बिहार पर मचे सियासी कोहराम के बीच बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष 2 कदम और आगे निकल गए और धमकी भरे अंदाज में कह दिया कि फिर हिंसा हुई तो फिर कूच बिहार जैसी घटना। সেদিন চলে গেছে, মানুষ সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। আমি আশা করবো 17 তারিখ সেই দিন আসছে, যেদিন আপনারা সকালবেলা গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন। সেন্ট্রাল ফোর্স বুথে থাকবে, কেউ লাল চোখে দেখাতে পারবে না। তাহলে আমরা আজ যদি বাড়াবাড়ি করে, শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। সেই জন্য সাবধান থাকুন। যা লুটপাট করেছেন মানুষের ধন সম্পত্তি, সেটা খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকুন শান্তিতে। खूब समय खराब आस। और शीतलकुची में कोई बूथ दखल नहीं हो रहा था, शीतलकुची में कोई अटैक नहीं हुआ। ये अमित शाह का पुलिस जानबूझ के गोली चलाया, डराने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को डराने के लिए। दिलीप घोष का यह धमकी भरा बयान सामने आया तो टीएमसी के तेवर और सख्त हो गए। चुनाव आयोग से शिकायत कर टीएमसी ने दिलीप घोष को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। বিজেপির নেতা প্রেসিডেন্ট রাজ্যের বলছে গুলি চালিয়ে দাও, জেনারেল সেক্রেটারি এ বলছে ওকে দেখ, তো ও বলছে ওকে দেখ, এ বলছে 4 জনকে মারো, ও বলছে 8 জনকে মারো, এ বলছে 12 জনকে মারো, ও বলছে 16 জনকে মারো। আজকে লজ্জা করে না? লজ্জা করে না একটা ফোর্সকে এইভাবে ইনসিস্ট করছে, প্রভোগ করতে, প্ররোচনা দিতে? টোটালটাই করেছে অমিত শাহ। আমি এখনো বিশ্বাস করি টোটাল টপ প্ল্যানিং করেছে ভারতবর্ষের হোম মিনিস্টার অমিत शाह, प्रधानमंत्री जाने। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा वाली राजनीति को कूच बिहार के गोलीकांड ने चरम पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने भी हिंसा का मुद्दा उठाया और कहा कि जिनकी मौत हुई है वो भी किसी के बेटे थे। टीएमसी का मार्ग रहा है, मां को सताओ, माटी को लूटो, मानुस का रक्त बहाओ। भाई और बहनों, कूच बिहार में 2 दिन पहले
जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी किसी मां के ही बेटे थे, लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही मांओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। उधर ममता बनर्जी कूच बिहार के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही हैं और रैलियों में अपील कर रही हैं कि बंगाल में हिंसा फैलाने वालों को वोट ना दें। আমি কিন্তু একেসটা ছেড়ে কথা বলবো না, পুরো তদন্ত হবে, প্রত্যেকটার নাম আছে, মনে রাখবেন, ডিটেলস লেখা আছে কি ঘটনা ঘটেছে না ঘটেছে মিনিটে মিনিটে। আমি আপনাদের কাছে দেখিয়ে রাখলাম, আমাকে অত বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই। कूच बिहार की घटना के बाद से ममता इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में लगी है। कल ममता बनर्जी ने कूच बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से बात की थी और इसके बाद कूच बिहार की घटना को नरसंहार बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला तो गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी को उनके भड़काऊ भाषण की याद दिला दी। कूच बिहार की हिंसा के बाद बंगाल में सियासी आग भड़की हुई है और नेता इसे बुझाने के बजाय अपने जहर बुझे बयानों से लगातार इस आग को और हवा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगले 4 चरणों के चुनाव को शांतिपूर्वक कराना यकीनन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज तक विकास के दावे करते करते राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति का कितना आड़ ले रही हैं इस चुनाव में, ये पूरे देश के सामने है। इन सब के बीच आपको बता दें, मतुआ समुदाय के वोट बैंक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुजाता मंडल की एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया है और लगातार वो इस मुद्दे को लेकर टीएमसी को घेर रही है। रैली थी बर्धमान की। पीएम मोदी की जुबान पर नाम था बाबा साहेब का और उनके निशाने पर थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी। बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। वोटिंग के 4 चरण के बाद जब आज पीएम मोदी बंगाल के प्रचार के लिए पहुंचे तो हर रैली, हर सभा में उन्होंने अनुसूचित जाति का अलग से जिक्र किया और टीएमसी पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि ये 500 रुपए में बिक जाते हैं और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले, भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है न ऐसा सोच सकता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की इस बदली रणनीति की वजह समझने के लिए ये ट्वीट देखिए। बंगाल बीजेपी की ओर से किए गए इस ट्वीट में टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर दलित समाज के लोगों के लिए अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और सुजाता मंडल के बयान को बीजेपी ने बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी दलितों के अपमान को अपनी रैलियों में जोर शोर से मुद्दा बनाया। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे, भिखारी। दरअसल सुजाता मंडल का बयान सामने आने के बाद ही बीजेपी ने दलितों के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। कल ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और सुजाता मंडल पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बंगाल में दलित आबादी करीब 2 करोड़ है, जो कुल आबादी का करीब 24% है और इसका बंगाल की 68 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 18 सीटों पर जीत में दलित समुदाय का बड़ा हाथ रहा और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां दलित वोटरों को साधने में जुटी हैं और इसे लेकर कई बार आमने सामने भी आ चुकी है।
एक बड़ा समुदाय, और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, CSDS के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब करीब 80% से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज SC समुदाय में, और उसमें खासकर जो मतुआ समुदाय के लोग हैं, वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोकसभा में कर रहे थे। सबसे बड़ा टकराव तब देखने को मिला था जब बांग्लादेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के मंदिर में पूजा की थी, जिसे ममता बनर्जी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। दरअसल बंगाल की दलित आबादी का करीब 50% मतुआ समुदाय है और दार्जिलिंग समेत 5वें चरण की कई सीटें हैं जहां पर मतुआ समुदाय का अच्छा खासा असर। ऐसे में 5वें चरण से पहले भी मतुआ समुदाय पर पॉलिटिक्स पूरे जोर पर है। তাই মতুয়ার এমপিকে নিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন, আর বছরে প্রতিদিন আমায় বলেন আমি অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাই। বাংলাদেশ মানেই অনুপ্রবেশকারী। रोज আপনারা গালাগালি দেন আর ইলেকশনের সময় ভোট করতে যান, লজ্জা করে না? दीदी आप विरोध करती हो CAA का, क्योंकि नाम शूद्र समाज, मतवा समाज और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं युवाओं, ये शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यही वजह है कि टीएमसी नेता सुजाता मंडल के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी दलित वोटरों को अपने पाले में लाने में जुटी है, ताकि ममता को दलित वोटरों के मोर्चे पर भी मात दी जा सके। आज तक ब्यूरो। उधर कूच बिहार के पॉलिटिक्स में मुस्लिम एंगल भी आ गया है। हिंदू मृतक परिवार को फोन नहीं करने को लेकर बीजेपी लगातार दीदी पर हमलावर है, तो वहीं ममता बनर्जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। माँ, माटी, मानुष बेच दिया, देश को बेच दिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अच्छा होना चाहिए दीदी का स्वास्थ्य, मगर जब इस्तीफा देने जाए तब पैदल चलते जाए तो शान के साथ इस्तीफा लगेगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग आधी खत्म हो चुकी है, लेकिन आधा खेल बाकी है, जो तय करेगा कि आखिर बंगाल की सत्ता में कौन काबिज होने वाला है, कौन है बंगाल का असली सूरमा। 4 चरणों के मतदान के बाद जब पीएम मोदी एक बार फिर बंगाल में गरजे तो दीदी की हार का ऐलान कर दिया। अभी तो 4 राउंड हुए हैं, 4 होने बाकी हैं। आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। एक और पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, तो दूसरी ओर बंगाल की जमीन पर ममता भी हुंकार भर रही थी। ममता के बाहरी बनाम बंगाली कार्ड पर अब बीजेपी ने ममता पर बंगाल के लोगों का अपमान करने का दांव खेला है। मोदी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, अरे टोकरा भर भर के गाली दीजिए, लेकिन दीदी सुन लीजिए, ओ दीदी, बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमयी पहचान का अपमान मत करिए। आगे बांग्लार मानुष बांग्ला के बचाबे, बांग्ला ही पारबे, बांग्ला के बचान आगे बांग्ला माके, बांग्ला के गुजरात होते देवेन ना। पीएम मोदी एक और ममता पर तोलेबाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो दीदी ने भी केंद्र सरकार पर देश बेचने का आरोप लगा दिया। आपने गरीबों से बहुत विश्वासघात किया है। आपकी दुर्नीति ने उनका जीवन और मुश्किल किया है। डबल इंजन करो, अरे डबल इंजन आएगा कैसे? पहले तो बताओ,
दिल्ली में कैसा डबल इंजन चल रहा है? क्या है? सब बेच दिया, देश को बेच दिया। दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में ममता के खेला हो में दाव के बाद अब दीदी और दीदी की धूम है। ऐसे में पीएम मोदी ने आज एक बार फिर जमकर दीदी और दीदी का तंज मारा। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। एक और ममता और मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, तो दूसरी ओर अमित शाह ने भी बंगाल फतेह के लिए कमर कस ली है। शाह ने तो 5वें चरण के मतदान में भी बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर डाली। वहीं 2 मई को दीदी से इस्तीफा तैयार रखने को कहा। 8 में से 4 चरण का चुनाव समाप्त हो गया और मैं आपको बताने आया हूं, 4 चरण में भारतीय जनता पार्टी 92 से ज्यादा सीटों के साथ लीड पर है। 92 से ज्यादा सीटों। अभी 5वें चरण में आप कृपा कर दीजिए, सरकार बनाने का पूरा काम हो जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी। अमित शाह इस्तीफा दे दें और ये बोलने के साथ ही इनके सारे लोग लग पड़े अमित शाह इस्तीफा दे दे। माताओं भाइयों बताओ, आप चाहते हो मैं इस्तीफा दूं? जोर से बोलो, चाहते हो? मैं एक पॉकेट में लेकर आया हूं, निकाल कर भेज देता हूं दीदी को। चाहते हो क्या दीदी? जिस दिन बंगाल की जनता कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर ये 2 तारीख को आप अपना इस्तीफा तैयार रखना, 2 बजे राज्यपाल को देने जाना। आधी जंग खत्म हो गई, लेकिन आधी अभी बाकी है। बीजेपी ममता के किले में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दीदी ने भी अपना दुर्ग बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज तक ब्यूरो। टीएमसी या फिर बीजेपी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बताते चले इस वक्त सिलीगुड़ी में गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रैली हो रही है। भीड़ को देखकर वो काफी ज्यादा गदगद दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी वहां पर लग रहे हैं। 17 तारीख को सिलीगुड़ी में वोट डाले जाएंगे। आपको बताते चले, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कमर कस ली गई है। फिलहाल रैली की तस्वीरें आपके सामने हैं। बंगाल में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले चरणों के लिए दोनों ही पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। एक तरफ रैलियों का रेला लगा, तो वहीं दूसरी तरफ जमकर रैलियों में खेला भी हुआ। देखिए। नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और इस खास कार्यक्रम में हम आए हैं सियालदा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन है रेल बांग्लार जीवन रेखा। गरीब धनी सबे रेल सहाय्य चले। बंगाल की लाइफलाइन है रेल, और इसलिए हम चल पड़े हैं एक अनोखे सफर पर, सियालदा से लेकर सिलीगुड़ी, वो ट्रेन जो पश्चिम बंगाल को असम से जोड़ती है। तो चलिए, ट्रेन का टाइम हो गया है, बिना देरी करिए चलिए हमारे साथ। दक्षिण से उत्तर बंगाल को जोड़ने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सरपट दौड़ रही है। चुनावों में क्या होगा, ये सवाल भी सबके मन में उसी तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। करीब घंटे भर बाद हम वर्धमान पहुंचे, जहां 17 अप्रैल को चुनाव है। 600 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये वर्धमान स्टेशन हम लोग पहुंच गए। 1 घंटे की लगभग दूरी है कोलकाता से, और यहाँ पे आपको बता दें कि चुनाव भी है 17 तारीख को। लोग यहाँ पे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनसे मूड जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? वर्धमान काटवा लोकल। अच्छा, तो आपका वोट है यहाँ पे? दुर्गापुर वोट। दुर्गापुर डाल दिया वोट? 26 तारीख है। 26 तारीख को
तो क्या चल रहा है मिजाज और मूड? सब लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव चल रहा है तो कोरोना भूल गया है लोग। হ্যাঁ তাই তো হচ্ছে, চারিদিকে মিটিং মিছিল হচ্ছে, কেউ মাস্ক পরছে কেউ পরছে না, এইভাবেই চলছে এখন। হ্যাঁ, করোনা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই এখন। ভোট উৎসব হচ্ছে, वोट डालना है। হ্যাঁ ভোটটাই মেন এখন। देखिए आप बर्धमान स्टेशन पर यहाँ पे यात्रियों की भीड़ तो है ही है। लगातार अमित शाह से लेके जेपी नड्डा और सब लोग यहाँ पे रोड शोज भी कर रहे हैं। भाई साहब आपका कहाँ पे है वोट? मेरा वोट बर्धमान पे है, यही 260 साउथ। तो भाई आ गई बर्धमान की बारी। हम लोग इस कंचनजंगा एक्सप्रेस में जा रहे हैं। आप कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? इसी ट्रेन में हम जाएंगे, हम दिल्ली पैसेंजर है। अच्छा, दिल्ली पैसेंजर है। हाँ। तो रेल भी बंगाल में रेल जो है एक लाइफलाइन की तरह। यस, रेल भी एक लाइन। रेल लेता है। हाँ, हर कोई जिसका कोई ऑप्शन नहीं आता है वो रेल में ही चला जाता है, और जिसका ऑप्शन होता है वो बस वगैरह लेता है। लेकिन यहाँ हम लोग तो रेल में के ही ऊपर भरोसा है। चलिए, ट्रेन में हरी झंडी ट्रेन को मिल गई है और हम लोग आगे चलते हैं। 600 किलोमीटर का सफर है। शाम के 6:30 बजे तक ये ट्रेन पहुंचेगी। कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि संख्या बहुत ही कम है और ये कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय की तरफ से मुहिम है कि जो है कंट्रोल्ड पैसेंजर्स ट्रेन में सफर करें। बहरहाल बात कर रहे हैं बंगाल की जिंदा दिली की, बंगाल की स्पिरिट की, और बात कर रहे हैं बंगाल के चुनाव की। हमारे साथ एक बहुत ही जुझारू ग्रुप है जो रोज बंगाल में रोज बर्धमान से सफर करता है, ट्रेन में काम पे जाते हैं। और यही मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो बंगाल में रेल है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्ट बीट के तौर पे सर सर्व करती है। यहाँ पे लोग ट्रेन में खूब सफर करते हैं। हाँ जी, ये ट्रेन ही तो हमारा भरोसा है। ये हमारा जिंदगी में जुड़ा हुआ है, एक पार्ट बन गया है जिंदगी का। हम लोग सभी फ्रेंड के तरह है, यहाँ पे जाते हैं एक साथ लौटते हैं। मैक्सिमम टाइम जर्नी वाला जो बहुत दूर दूर में प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारा बातचीत होता है आपस में। मान लो कि हमारे जिंदगी के साथ ये जुड़ गया है ये ट्रेन। और इम्पोर्टेंटली जब कोविड हुआ, कोरोना का हुआ, तो ट्रेन बंद हो गई। उस समय दिक्कत आई थी आप लोग को? बहुत सफ़र होना पड़ा, तो उस टाइम हम तो जॉब भी अटेंड करना पड़ता है, तो हम पर्सनल जो बाइक्स है उस बाइक से हम जाते थे। तो 100 किलोमीटर जो ट्रैवल करना होता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है उस टाइम। अगले चरण यानी कि 17 अप्रैल के मतदान को लेकर पार्टियां पूरी तरह से जोर लगा रही हैं, लेकिन किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 2 मई के लिए हमें करना होगा इंतजार। लेकिन कुल मिलाकर चुनावी खेला और परिवर्तन का रेला चरम पर इस वक्त समूचे बंगाल में देखने को मिल रहा है। हावड़ा से मेरे साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन बुलेट रिपोर्टर का सफर जा पहुंचा था दार्जिलिंग। वहां की क्या कहती है ग्राउंड रिपोर्ट, ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा मेरे साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।